हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। राजस्थान और गुजरात के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। राजकोट में अंडरब्रिज का हुआ उद्घाटन और सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया लोकार्पण। सीडीएस विपिन रावत के नाम पर रखा गया अंडरब्रिज का नाम। बीजेपी ने अनुशासन समिति की घोषणा। समिति में रूपाणी सरकार के 4 मंत्री शामिल, साथ ही 12 कोर ग्रुप के सदस्यों की भी घोषणा। आगामी विधानसभा चुनाव की बनाई जा रही रणनीति। पीएम मोदी नमो ऐप पर करेंगे बात, 50 लाख सदस्यों से करेंगे बात। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 2022 पर बोले सीएम गहलोत, बालिकाओं के नाम दिया संदेश, कहा बच्चियों को अलग अलग माध्यमों से सशक्त बनाना है। चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। गुजरात राजकोट में 42 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया अंडर ब्रिज बनाया गया है और जिसका उद्घाटन सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। इस अंडर ब्रिज से रोजाना 3 लाख लोग और 50,000 वाहन गुजरते हैं। अंडर ब्रिज खोलने वालों को भी ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस अंडरब्रिज का नाम सीडीएस विपिन रावत रखा गया है और हालांकि इस उद्घाटन कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और बीजेपी नेता नितिन भारद्वाज का नाम नहीं होने की वजह से राजकोट बीजेपी में अंतर गुटबाजी फिर से उभर आई है और राजकोट नगर निगम की ओर से रेलवे विभाग के पास जमा कार्य के साथ 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। पुल के दोनों ओर 7.50 मीटर चौड़ा और 4.50 मीटर ऊंचा होने से स्कूली बसों और वाहनों का औद्योगिक क्षेत्र से गुजरना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। ब्रिज से शहर के करीब 3 लाख लोगों को रोजाना ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। इसी कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि कोरोना की वैश्विक महामारी से राजकोट नगर निगम ने राज्य सरकार के मार्गदर्शन में विकास कार्यों के समय से पूरा किया है। राज्य की विकास यात्रा में नगरीय विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी मंशा है कि ज़रूरत के मुताबिक टीपीडीपी को मंजूरी देकर राजकोट को सुनियोजित विकास दिया जाए। और इस लोकार्पण में सांसद मोहन कुंडारिया, राज्यसभा सांसद राम मोकरिया समेत कई अधिकारी मौजूद थे। गुजरात से प्रशांत गोस्वामी की रिपोर्ट। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और अनुशासन समिति की घोषणा की है। बीजेपी ने 21 जनवरी को 14 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति की घोषणा की है। समिति में रूपाणी सरकार के 4 मंत्री शामिल हैं, जिनमें विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा और जसवंत सिंह भाभोर शामिल हैं। साथ ही 12 कोर ग्रुप के सदस्यों की भी घोषणा की गई है। दोनों समितियों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को शामिल किया गया है और बीजेपी ने 4 सदस्यीय अनुशासन समिति की भी घोषणा की है। 19 जनवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने 579 मंडलों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने बूथ कमेटी के साथ साथ पेज कमेटी बनाकर मंडल को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को पेज कमेटी के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुरुवार को राज्य में 579 मंडल के 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल चर्चा कर पेज प्रमुखों और पेज समितियों को और अधिक मजबूत बनाने का मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि बूथ के कार्यकर्ता सक्रिय हैं या नहीं। अगर बूथ में कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है तो सक्रियता बढ़ाने का प्रयास करें और प्रभारियों को इस प्रकार का काम करना होगा। अब 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की पेज समिति के 50 लाख से अधिक सदस्यों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। इस बैठक में सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों सहित चुने हुए जनप्रतिनिधियों को
हाजिर रहने के लिए भी सूचनाएं दी गई हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और बीजेपी संगठन को वाइब्रेट मोड पर ले जाने के लिए पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। पाटन के हारिस शहर के झापटपरा इलाके के लोगों के राशन कार्ड में इस्लामपुर इलाका लिखा गया है, जिसके चलते झापटपरा के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी परेशानियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत ठाकर समेत स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की प्रमुख को ज्ञापन सौंपा था। आपको बता दें कि हारिस नगर पालिका के प्रमुख रंजन नट्टू मकवाना हैं, लेकिन नगर पालिका की प्रमुख की कुर्सी पर रंजन के प्रति नट्टू भाई मकवाना बैठकर संचालन करते हैं। वहीं आवेदन पत्र को नट्टू मकवाना ने स्वीकार किया। हारिस नगर पालिका की प्रमुख रंजन के नकली हस्ताक्षर भी प्रमुख पति नट्टू करते हैं और हारिस पालिका का प्रमुख पति ही कार्यभार संभालते हैं, जिसके बाद पाटन जिला कलेक्टर ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और गुजरात से संवाददाता प्रवीण योगी की रिपोर्ट। हारिस नगर पालिका में वो वार्ड नंबर 4 का इलाका है, जो झापटपरा विस्तार, जो बरसों से उसका नाम झापटपरा है। आधार कार्ड में, चुटनी कार्ड में, मतदान यादी में, सब में झापटपरा नाम है। तो अमुक प्रशासन के द्वारा गलती हो गई है। अमुक आधार कार्ड में, चुटनी कार्ड में, रेशन कार्ड में इस्लामपुरा नाम आ गया है, जिसके कारण बैंकों में के सरकारी लाभों में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, सरनामा अलग अलग होने के कारण। इसलिए हम सब हिंदू स्वराज सेना हारिस के सब भाई लोग यहाँ मामलतदार कचहरी में हारिस नगर पालिका में रजूआत करने आए हैं कि हमारा जो बरसों से नाम है झापटपरा, वही नाम रखाया जाए। गुजरात के राजकोट शहर के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों सहित करीब 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल के अधीक्षक RS त्रिवेदी ने कहा है कि उनमें से कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं है, इसलिए उनका घरेलू इलाज चल रहा है। अस्पताल के हेल्थ केयर स्टाफ के सदस्य जो मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं, उनका कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है। उनमें से लगभग 50 लोग हैं, जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ हैं और नर्सों और डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात और गुरुवार को गुजरात में 24,485 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की शनिवार शाम की विज्ञप्ति के मुताबिक गुजरात के सक्रिय मामलों की संख्या भी 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई है और वर्तमान में 1.29 लाख है, जिसमें कुल 244 रोगियों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्तमान में राजकोट जिले में 7,653 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक 59,414 संक्रमण के मामले और 61,025 ठीक हो चुके हैं, जिसमें अब तक 736 मरीजों की मौत हो चुकी है। कनाडा USA बॉर्डर क्षेत्र में -35 डिग्री ठंड की चपेट में आने से मृत मिले परिवार की पहचान गुजरात के गांधीनगर जिला निवासी पटेल परिवार के रूप में हुई है। कालोल तहसील के ढिंगूचा गांव निवासी परिवार का बेटा जगदीश बलदेव भाई पटेल, पत्नी वैशाली बेन, बेटी बेंगा और 3 साल के बेटे धार्मिक को लेकर 12-13 दिन पहले कनाडा जाने के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान भीषण ठंड की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो गया। ये परिवार 2 महीने पहले ही कालोल स्थित बंगले में रहने आया था और कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाला ये 11 लोगों का दल था। इनमें महेश भाई बाडीलाल पटेल समेत कई लोग शामिल थे। ये सातों भी गांधीनगर, माटसा और कलोल तालुका के निवासी हैं। अमेरिकन पुलिस ने सातों को हिरासत में ले लिया है। वहीं इन लोगों की घुसपैठ करने के मामले में फ्लोरिडा के एजेंट स्टीव सेंट समेत 7 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। अमेरिकी अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि कनाडा तथा भारतीय पुलिस के साथ मिलकर भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी इस घटना का दुख जताते हुए कहा है कि उज्जवल भविष्य के लिए दशकों से गुजराती समुदाय अमेरिका और अन्य देशों में जाते हैं। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट।
गुजरात में चल रही सर्द हवाओं के साथ अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर गुजरात में ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के साथ शहर सहित राज्य में शीतलहर शुरू हो गई है और अगले 3 दिनों तक सौराष्ट्र के साथ साथ राज्य के ज़्यादातर हिस्सों को प्रभावित करेगी। रविवार को अलग अलग शहरों में न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री तक गिर गया और अहमदाबाद समेत गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आए बदलाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही है। लेकिन सोमवार तड़के से अचानक आई ठंडी हवा और शीतलहर से अहमदाबाद समेत राज्य के नागरिक सहम गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक अहमदाबाद समेत राज्य के विभिन्न शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ने के संकेत दे दिए हैं और मौसम विभाग के अनुसार कच्छ, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, सौराष्ट्र के जूनागढ़, अहमदाबाद, मध्य साबरकांठा में शीतलहर का अनुमान है। ठंडी हवाएं चलने पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में इंडिया कॉलोनी के एक घर में गैस लीकेज से आग लगने की घटना सामने आई है। सोनिया सिरामिक चौली के घर में अचानक गैस रिसाव में आग लगने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि सुबह जब परिवार की एक सदस्य दूध लेने गई तो घर में आग लग गई और जयबीर सिंह मकवाना नाम का एक बच्चा गंभीर रूप से आग में झुलस गया और उसकी मौत हो गई। दमकल विभाग के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच की और जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया। ऐसे ही एक घटना कुछ दिन पहले हुई थी और अमड़ीबाड़ी में भी हुई थी। अमड़ीबाड़ी की 3री मंजिल पर गैस रिसाव की वजह से आग लग गई थी और उसमें 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और साल 2008 से ये सिलसिला चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चियों को अलग अलग माध्यमों से सशक्त बनाना है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की बालिकाओं के नाम संदेश दिया है। गहलोत ने हौसले की उड़ान से छू लो आसमान नाम से प्रदेशवासियों से बेटी बचाने की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षित सुसंस्कृत समाज का आधार है। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि बेटियों का वर्तमान में बेटियों की उनकी हौसले की उड़ान से आसमान छू लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त बालिका ही सुसंस्कृत समाज का आधार है। उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की हैं, जिसमें किशोर बालिकाओं के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की नई उड़ान, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान, PCPNDT एक्ट राज्यभर में लागू किया गया है। और गहलोत ने बताया है कि PCPNDT एक्ट अधिनियम के तहत गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कानून अपराध घोषित किया गया है। वहीं आमजन को भी जागरूक नागरिक बनते हुए इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा क्षेत्र में राज्य भर में कई योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज हमारी बेटियों को उनके हौसले की उड़ान उड़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। प्रदेश की बेटियों ने देश विदेश में राज्य और परिवार का नाम रोशन किया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का रविवार को ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। आपको बता दें कि राज्यपाल के ट्विटर हैंडल से रविवार को अरबी भाषा में ट्वीट किया गया है। राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैक होते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद साइबर पुलिस और जयपुर पुलिस कमिश्नर समेत पूरा प्रशासन हरकत में आ गया है। साइबर एक्सपर्ट्स ट्विटर अकाउंट को हैकर से वापस रिकवर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। किसने अकाउंट हैक किया और कहां से ये सब किया गया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
राजस्थान की 700 साल पुरानी फड़कला और मेवाड़ के क्रांतिकारियों की कहानी इस बार पूरा देश देखेगा। 26 जनवरी को भीलवाड़ा की फड़कला का प्रदर्शन राजपथ के मुख्य मंच पर होने वाला है और 120 लंबी फीट और 6 फीट चौड़ी फड़ का 15 दिन का प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि इस चित्रकला को पहचान दिलाने वाले भीलवाड़ा के कल्याण जोशी हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजपथ के मुख्य मंच के सामने दीवारों पर 2-2 किलोमीटर की चित्रकलाओं को लगाया जाएगा और फड़ में स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारियों की कहानियों को बताया गया है। साथ ही बताया जा रहा है फड़ को भीलवाड़ा के 10 कलाकारों की तरफ से चंडीगढ़ में 10 दिन में तैयार किया है और फड़ में किसान आंदोलन के नायक विजय सिंह पाथिक, केशरी सिंह बरहट की कहानियों को दर्शाया गया है। आज से कोरोना की संशोधित गाइडलाइन लागू हो गई है। प्रदेश में अब विवाह समारोह में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, जिसमें बैंड बाजे वाले शामिल नहीं हैं। आपको बता दें कि पहले शहरी क्षेत्रों में विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई थी और गृह विभाग की ओर से 20 जनवरी को कोरोना की संशोधित गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन आदेश 24 जनवरी से लागू हुए हैं, जिसके बाद अब रविवार का कर्फ्यू केवल नगरीय क्षेत्रों में ही लागू रहेगा। गाइडलाइन के अनुसार अब शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीक एंड कर्फ्यू रहेगा और शहरी क्षेत्रों में ही लागू रहेगा। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रदेश में हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य सब गतिविधियां बंद रहेंगी। राजस्थान कोरोना केसों में पिछले 2 दिनों में लगातार गिरावट हो रही है, क्योंकि राज्य में पिछले 6 दिन में टेस्टिंग भी 25% कम हो गई है। टेस्टिंग कम होने के बावजूद भी प्रदेश में संक्रमण की दर दोगुना तक बढ़ गई है और वहीं मौत के बढ़ते केस भी अब डराने लगे हैं। रविवार को 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो तीसरी लहर में एक दिन में हुई मौतों में सबसे ज़्यादा है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 18 जनवरी को एक दिन में 80,580 लोगों के टेस्ट किए गए थे, जो तीसरी लहर में एक दिन में हुई सबसे ज़्यादा टेस्टिंग थी। लेकिन तब से आज दिन तक टेस्ट की संख्या बढ़ने के बजाय लगातार गिर रही है। 23 जनवरी को टेस्टिंग कम होते होते 60,726 पर पहुंच गई। हालांकि इस बीच पॉजिटिविटी रेट जो 18 जनवरी को प्रदेश में 12% थी, अब बढ़कर 23% के पार हो गई है। राजस्थान के परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के साथ 20 जनवरी को जयपुर में मारपीट हुई थी। इसी घटना की विरोध में अबू रोड के परिवहन निरीक्षकों को जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया गया है और विरोध दर्ज करते हुए राजकीय कार्य संपादित करने का निर्णय लिया गया। 20 जनवरी को जो चौमू के दौरान चौमू में जो परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के साथ जो मारपीट हुई थी और फोन छीन लिया गया था, राजकार्य में व्यवधान उत्पन्न किया था, उसके परिप्रेक्ष्य में परिवहन निरीक्षण संघ के अध्यक्ष और अन्य उनके साथियों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है और तो श्रीमान आयुक्त महोदय को प्रेषित कर दिया गया। राजस्थान के नागौर में देश की पहली कबूतरशाला में पक्षियों के लिए 7 फ्लोर बंगला तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग फ्लोर और फ्लैट के हिसाब से एक साथ करीब 3000 पक्षियों को रहने की व्यवस्था है और नीचे बनाए गए स्टैंड पर 24 घंटे इनके लिए दाना पानी का इंतजाम रहेगा। आपको बता दें कि चंचल देवी बालचंद लुड़ावत ट्रस्ट अजमेर की तरफ से पीह गांव में बनवाए गए 65 फीट ऊंचे 7 फ्लोर बर्ड हाउस पर करीब 8 लाख रुपए का खर्च हुआ है और अब 26 जनवरी को जैन समाज के संत इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि नागौर जिले में अरावली पहाड़ी की तलहटी से बसे पीह गांव में देश की पहली सुव्यवस्थित कबूतरशाला का भी संचालन किया जा रहा है। अब इसी कबूतरशाला परिसर में दूसरे पक्षियों के लिए यह 7 फ्लोर का टावर तैयार कराया गया है।
राजस्थान के बांसवाड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना के रुपयों को लेकर शराबी पिता पुत्र के बीच रात में जोरदार तांडव हुआ। आपसी विवाद के बाद पिता और पुत्र एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बेटे को हद पार करते देख पिता ने पहले हमला किया। जवाब में बेटे ने पिता को लहूलुहान कर दिया। पिता को बुरी तरह जख्मी करने के बाद बेटा कोतवाली थाना पहुंच गया और जहां उसने खुद से सिर पर चोट दिखाते हुए पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। पुलिस ने पहले उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसके टांके लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस तब दंग रह गई जब पुलिस को पता चला कि बेटे से ज़्यादा पिता के शरीर पर जख्मों के निशान हैं। इधर गंभीर हालत में पिता को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रात में हुई घटना के बाद परिवार के बीच आपसी विवाद को लेकर समझौता हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। जैसलमेर जिले में 31 अक्टूबर से शुरू हुई मुंबई और बेंगलुरु की हवाई सेवाएं कल से बंद हो गई हैं। हवाई सेवाओं का संचालन कर रही स्पाइस जेट कंपनी ने मुंबई और बेंगलुरु से हवाई सेवाओं को बंद करने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही जगहों से स्पाइस जेट को यात्री नहीं मिल रहे थे और यात्री भार की कमी की वजह से कंपनी ने ये फैसला किया है। मुंबई और बेंगलुरु दोनों जगहों से हवाई सेवाएं बंद होने से फिल्म शूटिंग और बड़ी शादी इवेंट के लिए जैसलमेर आने वाले और पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोग काफ़ी निराश हैं। करौली जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से क्षेत्र में मौसम साफ होने से कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन सोमवार को न्यूनतम तापमान में करीब 9.5 डिग्री और अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री के करीब गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ है और सुबह दिन निकलने के साथ ही कई दिनों बाद धूप खिली और मौसम साफ हुआ, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान के एक साथ करीब 9.5 डिग्री की गिरावट ने लोगों को जोरदार ठंड का एहसास कराया है और लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए हैं। राजस्थान में 3 दिन में बादल बारिश के मौसम से परेशान लोगों को सोमवार को थोड़ी राहत मिली। वहीं जयपुर के साथ प्रदेश के तमाम शहरों में आज मौसम साफ रहा और धूप भी निकली। हालांकि इस बीच गलन भरी सर्दी से तापमान में गिरावट हुई। ज़्यादातर उदयपुर, जोधपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। वहीं माउंट आबू में बारिश, तूफान और चली सर्द हवाओं ने तापमान में जबरदस्त बदलाव लाया है। एक ही दिन में रात का पारा 4 डिग्री गिरा। वहीं अधिकतम तापमान में 4 डिग्री का उछाल आया और जिससे शहर का तापमान 0 से -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पहुंचा गया है। और इधर धूप निकलने से किसानों को भी राहत मिली है। फसलों पर नमी होने और हवा चलने से जो फसलों के ग्रोथ रुकने का डर था वह भी खत्म हो गया है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।